Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 नवंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है युकटन चैनल को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। यानी कि आपको नीचे ऑप्शन में 4 कंट्रीज़ के नाम दिए गए, इन चारों कंट्रीज़ में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास में एग्जैक्टली उसके पास में नहीं लोकेटेड है। और इसको हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ रखा है, हमने इजराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है, वहाँ पर हमने मैप में काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं इसको हमने काफ़ी बार देखा है मैप में हम लोग। और मतलब कि आप देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। इसी वजह से मैं डेली बेसिस पर एक ना एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप मैप में ज़रूर जाओ, ठीक है। मैप में जाकर देखो और मैप खोलने की आदत पड़ जाए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर इसका नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गया है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर इजराइल। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के जो आसपास कंट्रीज़ हैं उन आसपास कंट्रीज़ में से कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ पर आप कह सकते हो जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब एक कंट्री इसमें ऐसी भी है जो कि मेडिटेरेनियन की सी के साथ बाउंड्रीज़ को शेयर नहीं करती है, ठीक है। और वो कौन सी कंट्री है आपको उसी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और यहाँ पर वो एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम जो है हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा जो एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट थी उसके अंदर अब एक कंट्री को ऐड किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सिंपल सा हो गया, अब तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो अगर अभी भी नहीं पता है तो सर्च करना, इसके बारे में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैं बोलूँगा एक बार मैप में जाकर देखना, ज़रूर देखना। और आपने काफ़ी बार कवर किया है इसको तो आराम से आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे। लेकिन तब भी आंसर नहीं मिलता है तो नीचे मैंने इसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर इसको देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को मतलब ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। अभी आपको मालूम है पिछले महीने लखीमपुर खेरी के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ कि जो बहुत सारे फार्मर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, एक तरीके से मार दिया गया था। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर हैं अजय मिश्रा, इनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, इन्होंने यहाँ पर इन फार्मर्स के ऊपर ट्रक चढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि मतलब कि प्राइम एक्यूज ने बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है अभी तक ये केस ना रेगुलरली चल रहा था, इस केस के रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल इस केस को लेकर अपने यहाँ पर हियरिंग करी, ठीक है, इसकी सुनवाई करी है और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये जो लखीमपुर खेरी का पूरा इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और जो वो इन्वेस्टिगेशन होगी वो एक एक्स हाई कोर्ट जज के थ्रू की जाएगी, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी क्या है ना, देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आने वाले टाइम पर हम लोगों के पास आएगी जब इन्वेस्टिगेशन होगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंट करने के बाद वो जो जज हैं वो इस पूरे के पूरे केस को, इस पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे जहाँ पर लखीमपुर खेरी के अंदर बहुत सारे मर्डर हुए और वायलेंस हुआ। इन सबको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होकर आएगी, देन उसके बाद उसके ऊपर कोई फैसला सुनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। नाउ कोर्ट ने एक चीज़ और हाईलाइट करी है कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि हम लोग एक तरीके से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और वो जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के साथ पार्शलिटी दिखाई दी जाए, ठीक है, किसी के फेवर में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इम्पार्शियल केस होना चाहिए और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन साहब, इन्होंने और भी कुछ बोला है कि हम लोग को ज़रूरत है इसको इन्वेस्टिगेट करने की, और इन्वेस्टिगेशन ऐसा होना चाहिए जो कि विदाउट बायस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के प्रति कोई भी फेवर ना दिखाया जाए, ठीक है, एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करवानी चाहिए। ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो हम लोग को आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे पास रिपोर्ट आई है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन बोलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले टाइम पर पता चलने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो पहले बोला जा रहा था इस केस को सीबीआई को दे देना चाहिए, जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसको दे देना चाहिए, ये आगे केस देखेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जस्टिस कांत साहब हैं, इनका कहना यह है कि देखो सीबीआई हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, और आराम से यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार से निकाला गया है कि हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाएंगे और वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ मेंशन करी गई है कि अभी यहाँ पर जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था इसमें इसको लेकर एक फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आना बाकी है, ठीक है। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आनी थी, अभी वो भी आना बाकी है, तो उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो ये मतलब ये सिंपल सी चीज़ है बस, खाली अभी हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चलेगा और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आनी है। मतलब ये आर्टिकल आने वाले टाइम पर दोबारा चर्चा में आने वाला है, दोबारा चर्चा में आएगा तो डेफिनेटली हम लोग वापस से कवर करेंगे। अभी सिर्फ ये आधा अधूरा आर्टिकल सा आप लोग समझ सकते हो, एक आइडिया बस अपने दिमाग में रख सकते हो कि आगे आर्टिकल आए तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, हम लोग पता चल जाएगा हम लोगों कि हाँ हम लोगों ने इसको कवर कर रखा है। उसके बाद अगला छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ खास बातें बता दूंगा जो कि प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, प्लस बहुत सारे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे बात की गई है मीडिया पार्ट। अब ये मीडिया पार्ट क्या है, तो ये फ्रांस का खुद का एक पोर्टल है, एक मीडिया पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आता है, बहुत सारे स्टेटमेंट देता है। और इस मीडिया पार्ट ने क्या बोला कि जो डजॉ कंपनी के साथ यहाँ पर पूरा का पूरा डील हुआ है, किसको लेकर, रफाल को लेकर। आपको मालूम होगा भारत ने रफाल जेट्स परचेज करे हैं, लगभग हमने 36 रफाल जेट्स को परचेज किया था 7.87 बिलियन यूरो के आसपास, है ना। इस डील को रखा गया था, फ्रांस से हमने ये डील को परचेज किया था। और बात ये की जाती है इस डील के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा खाया गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है। और वो रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, वो फ्रांस पोर्टल मीडिया पार्ट ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब यहाँ पर पैसा कहाँ पर खाया गया, किसके थ्रू खाया गया, ये इन्होंने बताया एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सुशेन गुप्ता, ठीक है। और इन्होंने कम से कम एक तरीके से मिडिल मैन है और कम से कम 7.5 मिलियन यूरो तक यहाँ पर इनको पे किया गया है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट्स बताती हैं। और इनफैक्ट ये मीडिया पार्ट ये बोलता है कि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सीबीआई को दे दी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये सारे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ये सारे पेपर्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। लेकिन क्या है, सीबीआई ने आज तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। यहाँ पर हेडिंग भी आप लोग यही देख पा रहे होंगे, मीडिया पार्ट ने इसको क्लेम किया है कि सीबीआई ने आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है रफाल के इस स्कैम को लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो सुशेन गुप्ता साहब हैं, यहाँ पर बोला जाता है कि पहले भी काफ़ी सारे करप्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट था इनका और अभी भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो फ्रेंच पोर्टल है इसने सेंड कर दिए थे सीबीआई को। अगेन आप देख पाओगे जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ देखी है वही इन्फॉर्मेशन सेम यहाँ पर कवर की गई है कि अक्टूबर 4, 2018 में सीबीआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी करप्शन को लेकर, लेकिन क्या सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, नहीं करी। ये यहाँ पर मीडिया पार्ट बताता है, ठीक है। बस इतना सही आर्टिकल है ये। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें कवर करते हैं, खासकर रफाल के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये डील हुई थी ना, भारत ने रफाल जेट्स परचेज़ करने की डील करी थी। लगभग हम लोग 36 रफाल जेट्स को परचेज़ करेंगे फ्रांस से। इस डील को रखा गया था 2016 में। अगर हमें बात करें रुपीज़ के टर्म्स में तो कितने रुपए की डील हुई थी, 59,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर ये डील हुई थी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं रफाल के कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। ये एक पिक्चर है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ये रफाल जेट देखने को मिलता है। इसको किसने डेवलप किया है, डजॉ कंपनी ने, फ्रांस की एक डजॉ कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग पहले यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, टॉप स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि 2016 की डील है, ठीक है। तो ये लगातार चर्चा में रहती है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 2223 किलोमीटर्स पर आवर की है।
उसके बाद मैक्सिमम वेट इसका 24,500 किलोग्राम्स तक का है। रेंज लगभग 37,000 किलोमीटर तक की यहाँ पर इसकी रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, जेट है बेसिकली, यहाँ पर जो राफाल जेट है बेसिकली, यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटी हैं। ठीक है, और एक तरीके से इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स वगैरह भी लगे हुए हैं। जैसे बात करते हैं मीटियोर की, और उसके बाद और भी बहुत सारे वेपन्स लगे हुए हैं, जैसे कि मीका मिसाइल सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे मिसाइल सिस्टम हो गया। हमारे पास एयर टू एयर टारगेट करने का इसमें ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पर इसमें इस तरीके से मिसाइल्स हैं कि हम लोग हवा में भी फायर कर सकते हैं, प्लस एयर टू सरफेस ग्राउंड पर भी फायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे इस रफाल जेट के अंदर। इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी आप लोग ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। आर्टिकल आता है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यूनेस्को ने श्रीनगर शहर को उठा के अपनी लिस्ट में डाल लिया है एज अ क्रिएटिव शहर, एज अ क्रिएटिव सिटी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो यूनेस्को एक लिस्ट तैयार करता है और वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अगर हम बात करें, भारत के बहुत कम शहर इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट दुनिया भर से बहुत कम शहर यहाँ पर आते हैं। अब फाइनली यहाँ पर श्रीनगर भी आ चुका है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का आप देख पाओगे यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने श्रीनगर को उठाया है, लगभग इस अपनी लिस्ट के अंदर डाला है। और यहाँ पर श्रीनगर के साथ साथ अब इस लिस्ट के अंदर 49 सिटीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, और ये जो लिस्ट है बेसिकली क्रिएटिव सिटी की लिस्ट होती है, जहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है। क्वेश्चन यह है, तो श्रीनगर के अंदर क्या क्रिएटिविटी होती है? तो श्रीनगर जाना जाता है क्राफ्ट और फोल्क आर्ट की कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो क्राफ्ट और फोल्क आर्ट की वजह से यहाँ पर श्रीनगर को इसी वाली कैटेगरी के अंदर डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट तैयार की जाती है इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें से एक कैटेगरी क्राफ्ट और फोल्क आर्ट की है, तो उसके अंदर अभी श्रीनगर को डाला गया। इसके बारे में ध्यान रखना है। और ये हमारे लिए काफ़ी हद तक प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारे रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स आते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी दंगे हो रहे हैं और यहाँ पर चीज़ें सही से संभल नहीं रही हैं। लेकिन आप देख पाओगे ये मामला देखने को मिला है कि यूनेस्को ने यहाँ पर एक शहर को आराम से अब यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर डाला है, जो कि क्रिएटिव सिटी के लिस्ट के अंदर आता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। अभी आपने बोला कि भारत के भी बहुत सारे शहर यहाँ पर आते हैं, पहले से ही यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर है। बिल्कुल, तो वो कौन कौन से शहर हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर है, जयपुर क्राफ्ट और फोल्क आर्ट की कैटेगरी में 2015 में इस लिस्ट के अंदर आया था। वाराणसी और चेन्नई, ये दोनों आए हुए हैं क्रिएटिव सिटी के अंदर 2015 और 2017 के अंदर। देन उसके बाद अब यहाँ पर श्रीनगर भी आ चुका है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को देखते हुए ट्वीट भी किया और यहाँ पर सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किया, प्लस यहाँ पर खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाले पीपल को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो उनका कल्चर है, जो क्राफ्ट है, फोल्क आर्ट है, वो कितनी दूर तक पहुँच रहा है आज के टाइम पर। जो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, अब उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन प्राप्त हो रहा है। दुनिया भर में यहाँ पर जाना जाएगा जो श्रीनगर का हैंडीक्राफ्ट है उसके बारे में। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी है। आगे ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल में पब्लिश होने वाला है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, देखो बहुत दिन हो गए हम लोगों ने डेंगू के बारे में नहीं पढ़ा, लगभग 2-3 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन रेगुलरली पढ़ते रहें तो ज़्यादा बेटर है। डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, जिसने पहले पढ़ रखा है मतलब 2-4 मिनट स्किप कर दो, आपको फिर आगे का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं, लगभग 400-500 लोग रोज़ नए जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे कमेंट्स भी इसी प्रकार से आते हैं कि आपने ये वाला आर्टिकल छोड़ दिया, आपने इस डिजीज़ के बारे में नहीं बताया। ठीक है, ऐसा मैसेज एक बार और आया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार दोबारा मत करवाया करो। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो आप लोगों ने तो पढ़ रखा है दोबारा, हाँ, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है ये। और मतलब कि आपने पढ़ रखा है तो हाँ, मन भी नहीं करता, ऑब्वियसली सभी का साथ ऐसा होता है, मेरा भी मन नहीं करता है कि हाँ कभी कभी कि जो हमने पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ें। लेकिन क्या है ना, रिवीजन हो जाएगा वो बेटर है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं फिर वो नीचे कमेंट करते हैं कि आपने ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, तो उन्हें नहीं पता कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सारे आर्टिकल कवर करेंगे हम लोग। 2-3 मिनट आप लोग स्किप कर देना, मैं आपको बता दूंगा जहाँ आपको स्किप करना है। उसके बाद आर्टिकल में चर्चा की गई है, लगभग यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली के अंदर बहुत सारे केसेस डेंगू के निकल रहे हैं। अभी यहाँ पर डेंगू के रिगार्डिंग एक डेथ हुई थी, अब 3 और ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं डेंगू की वजह से। जो टोटल केसेस हैं लगभग वो 2,500 से ज़्यादा निकल चुके हैं। एक कोविड-19 परेशानी बनकर आया था, कोविड-19 के बाद थोड़े टाइम पहले जीका वायरस निकल कर आया था, जीका वायरस के बाद यहाँ पर फिर डेंगू ये निकल कर आ चुका है। तो डेंगू भी अपने आप में खतरनाक हो चुका है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। यूपीएससी ने डिजीज़ के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछा है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो।
तो यहाँ पर चर्चा की गई है डेंगू के बारे में। तो डेंगू एक बेसिकली मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, मच्छर से होने वाली बीमारी है। और इसको हम लोग एक तरीके से जो मच्छर है जो कि जिस वजह से ये डेंगू होता है उस मच्छर को क्या बोलते हैं, उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी, नाम ध्यान रखना है। और जो ये मच्छर है यही जिम्मेदार है और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए। डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन, ये सारी बीमारियां भी इसी मच्छर की वजह से होती हैं। प्लस यहाँ पर डेंगू के लक्षण क्या है, तो लक्षण में आप देख पाओगे काफ़ी तेज़ी से बुखार आ जाना, प्लस यहाँ पर काफ़ी तेज सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, बोन में दर्द होना, जॉइंट दर्द करना, ठीक है, मसल्स पेन होना। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं इसके अंदर। प्लस यहाँ पर डायग्नोस कैसे किया जाता है, मतलब कैसे पता लगाया जाएगा कि किसी व्यक्ति के अंदर वो डेंगू से संक्रमित है। तो यहाँ पर जो डायग्नोसिस होता है वो यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर उसको डेंगू है तो कैसे पता लगेगा, तो उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। वो जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होंगी, जैसे कि प्लेटलेट्स वगैरह का डाउन होना, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद आज के टाइम पर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर हम लोग आज के टाइम पर वर्क कर रहे हैं। प्लस अगर हम स्टेटस देखें डेंगू का, तो दुनिया भर में जो डेंगू के केसेस हैं वो रेगुलरली बढ़ते हुए नजर आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टीमेट दिया कि लगभग 39 करोड़ डेंगू के जो केसेस हैं वो हर साल निकलते हैं, जिसमें से 9.6 करोड़ ऐसे केस होते हैं जहां पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बाकी सारे केसेस के अंदर लक्षण इतने अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं। देन उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा केस निकल कर आए थे 2018 में डेंगू के। 2019 में 1.5 लाख से ज़्यादा केस निकल कर आए थे। और अभी 2020 की रिपोर्ट आप देख ही रहोगे, यहाँ पर भी केसेस कहाँ पे कोरोना का ज़्यादा चर्चा हो गया, फिर उसके बाद अभी फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि केसेस वापस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आज के टाइम पर डेंगू से लड़ने के लिए क्या कोई वैक्सीन नहीं है? देखो एक वैक्सीन है जिसको हम लोग अगर उसका साइंटिफिक नेम देखें तो साइंटिफिक नेम उसको बोलते हैं हम लोग CYD-TDV, लेकिन वैक्सीन का नाम देखें तो उसको बोला जाता है डेंग वैक्सिया। इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू साल 2019 में, ध्यान रखना है। पहली वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला था यूएस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल चर्चा में है। सुषमा फर्नांडिस, इन सबको ऑनर किया गया है अभी पद्म अवार्ड से, ठीक है। तो पद्म अवार्ड्स अभी दिए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। लगभग 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं और 16 पद्म भूषण दिए गए हैं और 122 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोग थोड़े बहुत नाम देख लो किन किन को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि आपसे वनडे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। डेफिनेटली यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, हम लोग को नहीं पता क्या हो सकता है, क्योंकि अब की बार स्पोर्ट्स का सेक्शन पूछ लिया गया अचानक से। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, चीज़ों को कवर करना ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं जॉर्ज फर्नांडिस, और साथ ही साथ अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज, और हमारे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है मॉरिशस के अनुरुद्ध जगन्नाथ, तो इन सबको यहाँ पर मंडे में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जो अवार्ड से बेसिकली और भी कैटेगरीज के अंदर दिए गए हैं। देखो पद्म विभूषण तो पहले मैंने आपको बताया कौन कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, देन उसके बाद पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्मश्री भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे अवार्ड्स की, खासकर यहाँ पर आप देख पाओगे जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे वेमेन के तौर पर आती हैं मैरी कॉम, उसके बाद एक बॉक्सिंग चैंपियन है ये। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं तीर्थ स्वामी जी। उसके बाद इन सबको किस चीज़ से ऑनर किया गया है, इनको ऑनर किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से, ये आप लोग देख पाओगे। देन उसके बाद हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, और उसके बाद यहाँ पर और भी हैं, और भी लोग हैं जैसे कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम दिए गए। ये आप लोग, आपके पास PDF आएगा ना, तो आप एक बार रिव्यू कर लेना, एक बार देख लेना कि हाँ कौन कौन से पर्सनैलिटी कहाँ कहाँ पर हैं, इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। देन उसके बाद बैडमिंटन स्टार हैं PV सिंधु। देन उसके बाद कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मनोज दास हो गए, और भी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर है कृष्णमल जगन्नाथ, ठीक है। इन सबको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। देन उसके बाद आर्टिस्ट फिल्म स्टार्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कंगना रनौत, देन उसके बाद एकता कपूर, देन उसके बाद और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर दिए गए हैं, PP बोरा। तो इन सबको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये आप लोग देख पाओगे। तो अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को दिए गए हैं। यहाँ पर एक बार आप इनके नाम को गो थ्रू कर सकते हो, एक आइडिया आपको छोटा सा लग जाएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, खासकर ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड आखिरकार होते क्या हैं, ये किन लोगों को दिया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो प्रीलिम्स में पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अवार्ड्स और ऑनर्स है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना इसके बारे में। जो पद्म अवार्ड्स है बेसिकली यहाँ पर ये हर साल अनाउंस किए जाते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि साल में अनाउंस किए जाते हैं,
और इन जो ये अवार्ड्स है बेसिकली इनको लाया गया था 1954 में, और आज के टाइम पर एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाता है भारत के अंदर इन अवार्ड के थ्रू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आएँ, किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग देखें जिन्होंने काफ़ी एक्सेप्शनल काम किया है, ठीक है, हटकर काम किया है बिल्कुल, तो उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। अभी आपको मालूम होगा, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान यहाँ पर एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको यहाँ पर एक अवार्ड देने की बात की गई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर किया है विक्टिम्स के लिए, तो उस वजह से उनको वो अवार्ड दिया जा रहा था। नाउ डायरेक्टली बात करते हैं अवार्ड्स की। तो ये अवार्ड्स आपको 3 कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, देन उसके बाद आता है पद्म भूषण, देन उसके बाद आता है पद्मश्री, ठीक है। ये सब एक्सेप्शनल कैटेगरीज के लिए दिया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति जिसने बहुत हटके काम किया है, दूसरे लोगों से हटके काम किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ वाले काम किया है, देन उसके बाद यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। अब मैंने आपको चेन बता दी इसकी। देन उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है, नाउ किन किन लोगों को ये अवार्ड मिलता है। देखो हर एक कैटेगरी के अंदर, हर एक कैटेगरी में, चाहे वो सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, कोई भी कैटेगरी हो, सभी के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। ऐसा यहाँ पर मायने नहीं रखता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन एलिजिबल हो पाता है, क्या कोई एज है इसके लिए, कोई एज क्राइटेरिया है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी पर्सनस हैं, ठीक है, सब लोग एलिजिबल हैं इस अवार्ड के लिए। आपको बस ऐसा काम करना है जो सारे लोगों से एक हटकर काम किया गया हो, आपने कंट्री के नेशन को, यहाँ हमारे नेशन को सर्व किया हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या है कि ये अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं जिनको मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होता रेस को लेकर, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है, तो एक कमेटी तैयार की जाती है, पद्म अवार्ड्स कमेटी। ये जो कमेटी है बेसिकली यहाँ पर ये बनाई जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हर साल। देन उसके बाद यहाँ पर ये कमेटी सिलेक्शन करती है, और फिर उसके बाद फाइनली नाम लिखने के बाद जो अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने इमेज में भी देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, इंक्लूसिव मैरीटाइम रीजन मस्ट करके यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है। तो जो हमारे एक तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में थे मंडे में। अब इन्होंने काफ़ी कुछ बोला है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम मतलब जो समुद्र वाला एरिया है, आप खासकर कह सकते हो, वहाँ पर हम लोग किस प्रकार से आगे और बढ़ सकते हैं, अपने सिक्योरिटी को और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं कहाँ पर, एक हमने मैरीटाइम कॉन्क्लेव रखा है गोवा के अंदर, वहाँ पर बातचीत हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बातचीत की गई है, और साथ ही साथ बोला गया है कि देखो मैं आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर बकवास भी लिखी हुई हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत टाइम कम है। देन उसके बाद देखो आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है जो हमारी कन्वेंशनल नेवीज़ होती हैं उनका। देन तो जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं इन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है कि बहुत सारी जो अननोन एक्सपेंशन हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से नेवीज़ बढ़ रही है, उसके रिगार्डिंग कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए। एक तरीके से एक वार्निंग यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करी है कि अननोन नेवीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब जब ये बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैरीटाइम प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना जो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग को रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत तेज़ी से जो बहुत सारी नेवीज़ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और एक तरीके से इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है डेफिनेटली। आज के टाइम पर एग्जाम्पल ले सकते हो चाइना का, चाइना ने कितनी तेज़ी से यहाँ पर अपने रीजन्स को बढ़ाए हैं। चाइना आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर, वहाँ पर यहाँ पर इसका इंकर्शन देखने को मिलता है। देन हम लोग चाइना को टैकल करते हैं। देन उसके बाद दूसरा आप देख पाओगे चाइना ने अपना एक बेस बना लिया जिबूटी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर भी अपनी नेवी को एक्सपेंड कर रहा है। तो आज के टाइम पर जो नेवी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बहुत सारे कंट्रीज़ की, तो आज के टाइम पर ये काफ़ी सारा हमारे लिए खतरा सा पैदा हो जाता है। तो हम लोग को अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे नेवी के चीफ्स हैं और भी बहुत सारे हेड्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश के नेवी चीफ हो गए, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सीचिल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब ने यहाँ पर हिस्सा लिया इस कॉन्क्लेव के अंदर। जो ये मंडे में कॉन्क्लेव चल रहा था ना, ये सारे कंट्रीज़ के नेवी चीफ्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्क्लेव में, और सब ने मिलकर डिस्कशन किया भारत के साथ, ठीक है। और इसी साल का जो ये थीम रखा है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ठीक है, जो यहाँ पर आज के टाइम पर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेना। और इन पूरे कॉन्क्लेव को एड्रेस किसने किया, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। इन्होंने यहाँ पर इसको एड्रेस करते हुए बोला है कि आज के टाइम पर ज़रूरत है हम लोग को कि हम लोग अपने जो ये नेवी मतलब जो मैरीटाइम है यहाँ पर अपने सर्विलांस को इंक्रीज़ करें, यानी निगरानी को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंट्रीज़ है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम बताए थे, इसके नेवी चीफ ने यहाँ पर भारत के साथ आकर बातचीत करी है, इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया है।
तो हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के सर्विलांस को इंक्रीज कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेता है, ये इंडिया की टेरिटरी हो गई। इंडिया की टेरिटरी के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो पानी पानी स्टार्ट हो रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे कि इंडिया की टेरिटरी नीचे से आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। नीचे यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा ओशन है। अब क्या है, इंडिया की टेरिटरी से जब आप आगे चलोगे तो कुछ जो हिस्सा है पानी का वो हमारे टेरिटरी के अंदर आता है। उसके बाद कुछ दूर के बाद जो है बाद वाला हिस्सा आता है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आता है, लेकिन कुछ हिस्सा हमारे टेरिटरी के अंदर आता है। अब उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन ये है कितना हिस्सा आता होगा, तो यहाँ पर बोलता जाता है 200 नॉटिकल माइल्स तक का। जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा है वो हमारे टेरिटरी के अंदर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हम इसको किलोमीटर्स के आसपास देखें तो यहाँ पर काफ़ी हो जाएगा। खासकर आप लोग देख पाओगे इसको, जो 1 नॉटिकल माइल होता है उसमें लगभग 1.852 किलोमीटर्स के आसपास होता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि हम लोग अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करने पर फोकस रखने वाले हैं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी जो है नेवीज़ वगैरह वो लगातार एक्सपेंड हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं थ्रेट बन सकता है हम लोगों के लिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने मिलकर भारत के साथ डिस्कशन किया है। मैंने कंट्रीज़ के नाम भी बता दिए हैं, उन सब ने इस कॉन्क्लेव के अंदर पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा एक आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है, पिछले कुछ दिनों से हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि भारत ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है दिल्ली के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ को हमने इनवाइट किया है कि वो जो कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स आएँ और हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो आज के टाइम पर इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अफगानिस्तान के अंदर कैसे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे टेररिज्म को टैकल किया जा सकता है, उसके ऊपर भारत ने डिस्कशन करने को बोला था। बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया था कि आ जाओ बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने तो खैर एग्जैक्टली मना कर दिया, चाइना अपनी कुछ सिचुएशन बता रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है, जिसकी वजह से चाइना नहीं आ पाया। बाकी आप देख पाओगे जो कंट्रीज़ को बुलाया गया था वो कंट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सब दिल्ली में आने वाली हैं। ट्यूसडे में बातचीत होगी यहाँ पर, और यहाँ पर बातचीत किस चीज़ को लेकर होगी, अफगानिस्तान को लेकर। और ये जो पूरा का पूरा मीटिंग होगा इसको चेयर कर रहे हैं हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब, और जो दूसरी कंट्री के भी जो लीडर हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लोग ही आ रहे हैं यहाँ पर। उनके बीच में यहाँ पर ये डिस्कशन होने वाला है। और हमने पाकिस्तान चाइना को भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने एक तरीके से मना ही कर दिया। एक तरीके से आप ये कह सकते हो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि अपना खुद का इंटरेस्ट है वहाँ पर उनको लेकर, तो क्या है वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसके बाद ये जो डायलॉग है इसमें क्या बातचीत होगी, इसमें बातचीत ये होगी कि हम लोग आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं कैसे ख़त्म कर सकते हैं, प्लस उसके बाद लोगों को वहाँ पर कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, अफगानिस्तान के अंदर कैसे स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर ये डिस्कशन रहने वाला है, ये बताया गया। देन उसके बाद बहुत सारे जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनका कहना तो यह है कि हम लोग क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि हमारा कुछ शेड्यूल वगैरह डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग शेड्यूल थोड़ा बिजी है, उसकी वजह से यहाँ पर ये लोग नहीं आ पाए, ऐसा यहाँ पर इनके थ्रू कहना है, ठीक है। तो इस वजह से चाइना नहीं आ पाया। पाकिस्तान तो सीधे सीधे मना कर दिया था, हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, जो इंडिया की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, ये आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान ने सीधे सीधा मना कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो ये डायलॉग होगी ये किस लिए होगी आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आया, अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, तो उसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। उसके बाद कोई भी हमने तालिबान वगैरह को इनविटेशन नहीं दिया है, ये भी आप लोग देख पाओगे। तो जो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं इन्होंने पिछले कुछ महीनों में और भी बहुत सारे मीटिंग्स करें और भी बहुत सारे मल्टीलेटरल समिट करें हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग टेररिज्म के ऊपर फोकस रख रहे हैं कि आतंकवाद जो है अफगानिस्तान के अंदर वो काफ़ी बढ़ चुका है, उसको हम लोग ख़त्म कर सकें, उसको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं, कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर थोड़ा फोर्स कर सकती हैं अफगानिस्तान को, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये सब किस वजह से हुआ है, ये सब उसके पीछे का रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि US यहाँ पर छोड़ के गया अफगानिस्तान को, अपने सारे जो ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पर सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दी है। अब वापस से देखो जो हमने यहाँ पर चर्चा की है वो वापस से यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्योंकि आप खुद भी पढ़ोगे ना तो आर्टिकल में 4 सेंटेंस हैं, 4 सेंटेंस के बाद वही 4 सेंटेंस थोड़ा सा और एक्सपैंड करके आगे बता दिए जाते हैं, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब जो ये कॉन्फ्रेंस है कब होगी, वेडनेसडे में ये कॉन्फ्रेंस होगी, मॉर्निंग में दिल्ली में स्टार्ट होने वाली है, और इसमें क्या होगा लगभग आप कह सकते हो ट्यूसडे से थर्सडे तक यहाँ पर ये बातचीत होगी, और हमारे डोभाल साहब जो है तजिकिस्तान के काउंटर पार्ट उज़्बेकिस्तान के लोगों से मिलेंगे ट्यूसडे में,
ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों से यहाँ मिलते रहेंगे, ऐसा बताया गया है। और जो भी लोग आएंगे, ठीक है, वो लोगों को घूमने का अवसर भी दिया जाएगा, अमृतसर आगरा तक यहाँ पर उनको ट्रैवल करवाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। होप आपको क्लियर हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का मतलब पता होना चाहिए कि इसका पर्पज़ क्या है आखिरकार। उसके बाद पेज नंबर 11 पर काफ़ी सारे पॉलिटिक्स से भरे हुए न्यूज़ हैं, इनको आप लोग स्किप कर सकते हो प्रॉपरली। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे बात की गई है जीका के केसेस के बारे में। देखो आज के न्यूज़पेपर में डेंगू वायरस भी कवर हो गया है, अब जीका वायरस भी कवर होगा। यहाँ पर क्या है, लगभग 90 से ज़्यादा जीका वायरस के केसेस निकल कर आए हैं यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, और अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली के अंदर भी, आप लोग देख पाओगे। तो हमें ये नहीं पता लगाना कि हाँ कहाँ पर दिल्ली यूपी के अंदर कहाँ पर केसेस आए, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ, ये हमें इसके से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर जीका वायरस के रिगार्डिंग बन सकता है ना। क्वेश्चन ये है आखिरकार जीका वायरस होता क्या है, तो नोट डाउन करके रख लेना। डेंगू के बारे में आपको जितनी भी चीज़ें मिल चुकी हैं नोट डाउन करके रख लेना। नाउ अब जीका के बारे में नोट डाउन कर लेना। जीका वायरस, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ही। तो हाल ही में क्या हुआ था, अभी जो जीका वायरस वो सबसे पहले केरला के अंदर निकल कर आया था। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टेट्स में निकल कर आ रहा है। जीका वायरस भी अगेन एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है। डेंगू भी मच्छर से होता है, जीका भी मच्छर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जीका वायरस सबसे पहली बार दुनिया में युगांडा के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था 1947 में, लेकिन मंकीज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। देन उसके बाद ह्यूमंस के अंदर पाया गया 1952 में, युगांडा के अंदर पाया गया, तांजानिया के अंदर, यहाँ पर लोगों के अंदर पाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सर यहाँ पर ये फैलता कैसे है ये जीका वायरस। तो यहाँ पर ये जो जीका वायरस डिजीज़ है, ये एक तरीके से वायरस है बेसिकली, जो कि ट्रांसमिट होता है एक मच्छर से। उस मच्छर का क्या नाम है, एडिस एजिप्टी, जो मच्छर डेंगू के लिए जिम्मेदार है। जिस मच्छर की वजह से डेंगू होता है, उसी मच्छर की वजह से क्या होता है, एडिस एजिप्टी भी होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। लेकिन मलेरिया यहाँ पर किसी और मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, काफ़ी बार आप लोग इसके बारे में बता चुके हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में उस मच्छर का नाम भी बताना। तो ये मैंने आपको बताया। देन उसका जीका वायरस की बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन भी। कैसे, कोई वहाँ पर मदर है, ठीक है, उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप कोई ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज़ करते हो एक दूसरे में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसमिट हो सकता है, या ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होगा तो उसकी वजह से भी ये वायरस एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। क्वेश्चन ये है इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसके लक्षण में आप देख पाओगे जो है फीवर हो जाना, उसके बाद यहाँ पर कुछ रैशेस, मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ इस प्रकार के यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं। सर दर्द वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो जो जीका वायरस इन्फेक्शन है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ये डायरेक्टली उस बच्चे को अफेक्ट करता है जो कि बच्चा माँ के पेट में पल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उस बच्चे को कैसे अफेक्ट करेगा, उस बच्चे को एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है माइक्रोसेफली। ठीक है, क्या है माइक्रोसेफली। अब माइक्रोसेफली में क्या होता है, देखो एक नॉर्मल हेड होता है, जो बच्चे का सर होता है वो एक नॉर्मल होता है। लेकिन होता क्या है, जब वो माइक्रोसेफली से सफ़र करेगा तो वो जो नॉर्मल हेड है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का हो जाएगा। सर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, शरीर वैसे ही होता है, सर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है माइक्रोसेफली की। तो जीका वायरस की वजह से ये सिचुएशन देखने को मिलती है। प्लस आज के टाइम पर हमारी सरकार जो है इस इन्फेक्शन को या फिर इन इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रही है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोग डिजीज़ को एक तरीके से इसको पर निगरानी रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कहीं पर डिजीज़ ये निकल कर आती है तो उसको वहीं पर हाथों हाथ ख़त्म किया जा सके। उसके बाद एक है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पर भी बहुत सारी डिजीज़ को हम लोग कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। लास्ट है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनको बचाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइक्रोसेफली से अफेक्ट होते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के ऊपर काम हम लोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, बाकी आर्टिकल आप लोग इसके पढ़ सकते हो। एक आर्टिकल हमें पढ़ना है, ये आर्टिकल भी कुछ ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख पाओगे हम लोग आर्टिकल ऐसा हिट करते हैं, मतलब आर्टिकल ऐसे पूछे भी जाते हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल हो, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी चर्चा हो रही हो, कंट्रीज इन्वॉल्व हो, इंडिया इन्वॉल्व हो, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर मतलब 2 दिन से इंटरनेशनल पेज पर कुछ भी ऐसे ज़बरदस्त आर्टिकल्स नहीं आ पा रहे हैं। एक आर्टिकल ये है बस खाली, तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर एग्रीमेंट किया है कि ये लोग सीज़ फायर करेंगे, मतलब गोलीबारियाँ जो चलती हैं वो नहीं चलवाएंगे। अब आप कहोगे तालिबान के साथ पे कहाँ गोलीबारी चलती हैं, तालिबान के साथ क्यों सीज़ फायर किया गया है। तो ये जो तालिबान है अफगानिस्तान वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो बिल्कुल अलग है, ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान वाला तालिबान है। अब आपका क्वेश्चन होगा तालिबान भी 2 हैं, बिल्कुल 2 तालिबान है, एक अफगानिस्तान के अंदर है और एक पाकिस्तान के अंदर है। दोनों के जो आइडियोलॉजी वो एक ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान वाले तालिबान ने कंट्रोल पाया है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है, लोकल तालिबान, वो भी चाहता है क्या
कि वैसे यहाँ पर कंट्रोल पाऊँ। जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है ना, उसको हम लोग बोलते हैं तहरीक ए तालिबान, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं तहरीक ए तालिबान, टीटीपी इसको बोला जाता है। तो अभी इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर अग्री किया है कि ये लोग सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो गोलियाँ चलती हैं दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो तालिबान है पाकिस्तान के अंदर, ये जो है सरकार के अगेंस्ट में रहता है। ये भी इसी प्रकार से सरकार को हटाना चाहता है, अपना जो है आइडियोलॉजी उसको लेकर इंप्लीमेंट करना चाहता है, पूरे साउथ एशिया को गवर्न करना चाहता है, इस्लामिक लॉ लागू करना चाहता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी आइडियोलॉजी भी ऐसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है ना कि जो ये है काफ़ी गोलियां वगैरह चलती रहती थी, काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिलते थे पाकिस्तान की सरकार के साथ। लेकिन अब यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हो समझौता सा हो गया है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। अब यहाँ पर क्या है, आने वाले टाइम तक लगभग 9 दिसंबर तक देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सिचुएशन चलेगी, और 9 दिसंबर के बाद ये जो अग्रीमेंट है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये आप लोग देख पाओगे, एक छोटा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। नाउ यहाँ पर आज के ही न्यूज़पेपर में आप देख पाओगे जो हमारा बिजनेस का सेक्शन आता है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। लेकिन बिजनेस के सेक्शन पे भी आपको ये आर्टिकल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस सेक्शन पे भी कोई भी अच्छा आर्टिकल नहीं है, तो आप लोग आज के लिए इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रोज ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कम है, लेकिन जितने भी हमने डिस्कस करें। लेकिन आज के एडिटोरियल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। आप डायरेक्टली चलेंगे, हम लोग एडिटोरियल पर देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो सबसे पहले एडिटोरियल में ऑथर ने मेटावर्स के बारे में डिस्कशन किया है। मेटावर्स क्या होता है मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, इस आर्टिकल को लास्ट में डिस्कस करूंगा, कुछ टू द पॉइंट बातें बता दूंगा, वो यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मेटावर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल ये वाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमने यहाँ पर देखा है कि जो बोंगई गाँव करके एक एरिया है, ठीक है। अब जो ये एरिया है आसाम का, ये जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि हम लोग माल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकें। जो कुपोषण होता है उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे गए। नाउ क्या है, हम लोग यहाँ से सीख लेने के बाद ऐसे प्रोग्राम्स को और भी बहुत सारी जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि माल न्यूट्रिशन को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी एक इशू चल रहा है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक कम्युनिटी को लेकर इशू चल रहा है, और तो हम डिस्कस करेंगे उस कम्युनिटी के बारे में जो खासकर वनाईकुला क्षत्रियास कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर जो एक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया था, तो उस रिजर्वेशन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। क्यों बोला है डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर ऑथर भी बोल रहे हैं कि देखो कोटा विदाउट क्वान्टिफेबल डेटा नहीं देना चाहिए, ठीक है। नो कोटा विदाउट क्वान्टिफेबल डेटा, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर जो भी ये कम्युनिटी को एक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया था, वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया कि उसके रिगार्डिंग कोई भी डेटा है ही नहीं। तो डिस्कस करेंगे, सारे इशू आपको जानने को मिलेगा। उसका यहाँ पर चर्चा की गई है, आज के टाइम पर समय है कि हम लोग लॉ फेयर यानी कि खासकर इंटरनेशनल लॉज के साथ थोड़ा सा ज़्यादा एंगेज हो, उसका यूज़ ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे लिए खास है ही नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम पर जो लास्ट वाला एडिटोरियल आ रहा है वो पॉलिटिक्स पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड एडिटोरियल आ रहा है। यहाँ पर हमारे लिए आज 4 आर्टिकल हैं जिसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाले के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, वो है वाइटल कॉग इन बोंगईगांव रिस्पॉन्स टू माल न्यूट्रिशन। अब देखो मुद्दा क्या है, आज के टाइम पर ना हमारे कंट्री के अंदर जो फूड हंगर है यानी कि जो भुखमरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और भुखमरी भी नहीं है तो फिर मतलब कि बहुत सारे लोगों के अंदर जब भुखमरी नहीं है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन आखिरकार क्या होता है, कुपोषण होता है। बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलेगा, पोषण भरपूर खाना नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दवाई हमारे लिए फूड है और फूड हमारे लिए दवाई है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है संपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसको लाया गया है कहाँ पर, असम के बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये जो संपूर्ण प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, और वो सुधार क्या है आगे आपको पढ़ते पढ़ते एडिटोरियल में क्लियर हो जाएगा। नाउ बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जो माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण बीमारी देखने को मिलती है, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। इसका रिजल्ट ये हम लोग को देखने को मिला। जब ये हमने प्रोजेक्ट लगाया तो इससे काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला, डायरेक्टली आप लोग ये कह सकते हो। चलो अब उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं, अब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा आगे कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे जो संपूर्ण है बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी मिला है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ये बढ़ रहा है। क्योंकि आपको मालूम होगा जो हमारे पास कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वहाँ पर हंगर को टैकल करने का भी हमारे पास एक गोल रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग उस गोल की तरफ बढ़ेंगे अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। देन उसके बाद आज के टाइम पर
यहाँ पर ज़रूरत क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया है हेल्थ न्यूट्रिशन को लेकर कि हेल्थ और न्यूट्रिशन एक प्रायोरिटी एरिया है। सबसे ऊपर हम लोग को हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए। और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था कुपोषण मुक्त भारत करके, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करते करते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि पोषण अभियान है, न्यूट्रिशन मिशन है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये सारे मिशन कहीं ना कहीं, ये सारी जो प्रोग्राम्स है कहीं ना कहीं वर्क ये करते हैं कि हम अच्छे लोग, मतलब हम लोग लोगों को, दूसरे लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करवा सकें, कंट्री के अंदर से जो भुखमरी है उसको समाप्त कर सकें, ये हमारा फोकस रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पोषण माह था, पोषण माह मतलब न्यूट्रिशन मंथ भी चलता है, सितंबर 2020 का पोषण माह चल रहा था। उसमें पता ये लगा कि लगभग 2416 जो चिल्ड्रंस हैं वो मेल नॉरिश्ड हैं, मतलब कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन खाना नहीं मिल पाया है। कहाँ पर, बेंगोईगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, वहाँ पर असम का जो ये वाला एरिया है जहाँ पर चर्चा हो रही है, तो वहाँ पर लगभग 2416 जो बच्चे हैं वो बोला गया, आइडेंटिफाई किया गया कि उनकी हालत काफ़ी बुरी है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। उसमें से बहुत सारे बच्चे जो स्टैंडर्ड थे, वेस्टेड थे, अंडरवेट थे, मतलब कि बहुत सारे बच्चों की हाइट कम थी, बहुत सारे बच्चों की हाइट के साथ उनका वेट कम था, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वो कुपोषण के शिकार बने हुए थे। और डेफिनेटली यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, हाइट कम है या फिर वेट कम है, तो वो भी यहाँ पर इसी वजह से निकल कर आया है क्योंकि उनको एक कहीं ना कहीं न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अच्छे से मल्टीविटामिन्स वगैरह, प्रोटीन का इंटेक उनका बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से यहाँ पर उनकी हाइट वगैरह आपको कम देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ वेमेन को भी बोला गया, यहाँ पर वेमेन और चिल्ड्रन दोनों यहाँ पर सबसे बड़ा ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिलेंगे इस तरीके से न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब वेमेन और बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारी एनेमिक वेमेन देखने को मिल जाती हैं, मतलब कि उनको एनीमिया है, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो सब यहाँ पर इंक्रीमेंट उनके अंदर देखने को मिला है, बच्चे और वेमेन दोनों के अंदर जो बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हुई है, जो कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई। इस प्रोजेक्ट ने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट ने यहाँ पर मेन फोकस रखा है कि हम लोग चीज़ों को, यानी कि जो ये सिचुएशन है उसको सुधारें। जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है, यानी कि माओ की डेथ हो जाती है कभी कभी, बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनको कम से कम किया जा सके, ये मेन फोकस रखा गया था, ठीक है। इसी प्रकार से हमने और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाए हुए थे जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम किए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहली बात, जो हाईएस्ट रिस्क फैक्टर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो होता है न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा माँ को, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे के अंदर भी एक अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं होगा। ये जो साइकिलें चलती रहती है, और ये यहाँ पे जो मैलनरिश्ड जो बच्चा है वो लगातार फिर ग्रो होता है। अब वो ग्रो होगा तो बाद में उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली वो वापस से ऐसी प्रॉब्लम फेस करता हुआ आगे चलता रहता है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे, वेमेन तो सफ़र कर ही रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर बच्चा भी मैल नॉरिश्ड से या फिर मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। ये सोसाइटी में हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पर, ठीक है। और ये सबसे बुरा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है जब ये कंडीशन आती है कि हाँ, बच्चे को एक अच्छा सा खाना नहीं मिल पा रहा है। अब क्या है, जब ये दिक्कत आई, इस दिक्कत को देखते हुए जो असम का एक डिस्ट्रिक्ट है बोंगईगांव, इन्होंने क्या करा, लगभग 1116 आंगनवाड़ी विद अ टोटल ऑफ 63,041 चिल्ड्रंस को, लगभग जो जिनकी 5 साल से कम उम्र है, ठीक है, यहाँ पर इनको टैकल किया। आप कह सकते हो एक बड़ा सा एकदम प्रोग्राम वगैरह चलाया इन्होंने। अब यहाँ पर क्या चलाया मैं आपको दिखाता हूँ, अब या आगे चलते चलते हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या करा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वहाँ पर मेल न्यूट्रिश्ड हैं, लगभग 2416 बच्चे जो मेल न्यूट्रिश्ड थे इनको, और लगभग 246 इसके अंदर ऐसे बच्चे थे जो कि सीवर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन के अंडर में आते थे, जहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उसके बाद 2170 बच्चे कहाँ पर आते हैं, मॉडरेट एक्यूरेट मेल न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं इनकी मेल न्यूट्रिशन को लेकर हालत काफ़ी ख़राब है, एक अच्छा खाना इनको नहीं मिल पा रहा है। अब इसी चीज़ को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए, जिसको एनआरसी बोला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लगभग यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोकस रखा गया, मंथली यहाँ पर बच्चों का इंटेक है उसको बढ़ाया गया। मतलब इस गांव में ये काम किया, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम किया गया, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए। यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेन फोकस ये रखा गया कि बच्चों को मंथली बेसिस पर एक अच्छा खाना देना है, ठीक है। लगभग 200 बच्चे उठाए गए जो कि सीवर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, ठीक है। मतलब जो सीवर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है बेसिकली एक प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पर आप देख पाओगे, मतलब कि आप कह सकते हो कि इनका जो इंटेक बढ़ाना ये काफ़ी ज़्यादा मेन फोकस रहता है। आप देख पाओगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बेसिकली वो क्या करते हैं,
आज के टाइम पर बहुत सारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक पॉवर्टी भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देन उसके बाद क्या है ना, जो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, इनका ध्यान सही से हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। इनका ध्यान ना रखने की वजह से यहाँ पर क्या है, इस बोगई गांव ने एक स्टेप उठाया था। अब ये स्टेप में उठाकर इन्होंने क्या बोला कि हम लोग बच्चों को कुछ महीने तक एक अच्छा खाना देखें, एक अच्छा खाना देखेंगे। अब जब अच्छा खाना देंगे उन्हें, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी जो हेल्थ है उसका पता लगाया जाएगा। उसको देखते हुए क्या लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट संपूर्ण, ठीक है। प्रोजेक्ट संपूर्ण यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। इसने टारगेट किया मदर्स को, जो भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं मेलन्यूट्रिशन से, उनकी माताओं को टारगेट किया, ठीक है। और टारगेट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया अगर हम माता को एम्पावर करेंगे, यानी कि मदर्स को पावर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पर उनके बच्चे भी काफ़ी हद तक हेल्दी निकल कर आएंगे, ऐसा यहाँ पर एक टारगेट दिया गया। देन उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया बहुत सारी माओ को, ठीक है, बहुत सारी मदर्स को आइडेंटिफाई किया गया, और मतलब कि ऐसी माँ जिनके बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं। देन उसके बाद बहुत सारी माँ को ऐसा आइडेंटिफाई किया गया जिनके बच्चे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के शिकार बने हुए हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। मतलब एक हेल्दी बच्चे की माँ को लिया गया और दूसरा माल न्यूट्रिशन वाले जो बच्चा है सफ़र कर रहा है उसकी माँ को लिया गया। दोनों को यहाँ पर बैठाया गया। अब दोनों के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन करवाया गया। नाउ यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके बाद साथ साथ यहाँ पर जो माँ है, माँ को एक तरीके से एम्पावर करने के साथ साथ एक चार्ट वगैरह दिया गया कि हाँ हम लोग इतना इतना खाना यहाँ पर बच्चों को, आपके बच्चों को इतना प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये थी पैट्रियार्की की, जो है मदर्स को एक तरीके से पावर दे दी गई थी। अब मदर्स के पास पैसा वगैरह था नहीं इतना, ठीक है, तो मतलब आगे वो ग्रो कर पाएँ, तो पैसे के लिए, उनको पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए वो जो मदर्स हैं उनको एनरोल करवाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पर एक मिशन के अंडर में चलाया जाता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यहाँ पर माँ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर एनरोल करवाया गया, ज्वाइन करवाया गया। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इनका इनकम जनरेशन भी हो जाएगा। देन उसके बाद इस स्कीम के अंडर में लगभग 100 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क दिया गया बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर एक एग भी दिया गया, अंडा भी, मतलब दूध और अंडा दोनों दिया गया। ऑल्टरनेट डेज पर यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जा रहा था 2416 बच्चों को, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इन बच्चों को ये सारा खाना दिया गया। खाना देते रहे लगभग आने वाले टाइम पर काफ़ी, लगभग 3 महीने तक यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से खाना प्रोवाइड करवाया, इनको प्रोटीन वगैरह इनटेक इनको प्रोवाइड करवाया। और यहाँ पर उस कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो चेंज है वो काफ़ी बड़ा है, बदलाव काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिला है 3 महीने बाद। जो प्रोजेक्ट संपूर्ण है इसके अंदर पता चला जो 246 सीवर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे थे, वो यहाँ पर आप देख पाओगे उसमें से काफ़ी मतलब कम हो चुके हैं, बच्चे सही हो चुके हैं। लगभग बहुत कम बच्चे हैं जो कि अभी भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिनकी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन नीड्स और ज़्यादा थी, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही हो चुके थे, यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग भी कर सकते हैं। वेमेन को एम्पावर करो, वेमेन को पावर देने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उन वो वेमेन जब पावर आएगा, वेमेन को आप लोग फाइनेंशियली थोड़ा बहुत एक सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद वो यहाँ पर बच्चे को ग्रो करती हुई नजर आएगी। देन उसके बाद हम लोग आज के टाइम पर अपने कंट्री में इस चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को टैकल कर पाएंगे। ये यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग आने वाले टाइम पर और भी जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट संपूर्ण है बेसिकली यहाँ पर इसने लगभग 1200 बच्चों को बचाया है, ठीक है। मेलन्यूरिश्ड होने से 1200 बच्चों को एक साल के अंदर बचाया। तो इस प्रोजेक्ट को ये हमने देखा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया। बाकी अगर हम देश भर में इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर बोला गया है हम लोग इस पॉवर्टी की साइकिल, इस माल न्यूट्रिशन की साइकिल को तोड़ सकते हैं, इस चेन को तोड़ सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसका एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पे बात की गई है इट्स टाइम टू एंगेज इन लॉ फेयर। मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी हद तक फेल है। हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लॉ को। जो इंटरनेशनल लॉ का आज के टाइम पर इस्तेमाल होता है, आप कह सकते हो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। वो क्या क्या यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस, एकेडमिक प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हो गए। ये लोग क्या करते हैं, डिबेट रखते हैं, डिबेट वगैरह अटेंड करते हैं, जो ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी इंडिया के अंदर क्या है, तो उसको लेकर डिबेट रखी जाती है। उस डिबेट को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर अटेंड करते हैं। इंटरनेशनल लॉयर यहाँ पर एब्सेंट रह जाते हैं, और जबकि इंटरनेशनल लॉयर्स को यहाँ पर होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लॉयर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलते हैं, जबकि इनको होना चाहिए, क्योंकि वही लोग यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को देखेंगे। और भारत आज के टाइम पर इंटरनेशनल लॉ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर हम लोग फेल हैं कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक फोकस रखना होगा। आज के टाइम पर जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, जो भी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे कानून देखने को मिलते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करके आगे ग्रो कर सकते हैं। खासकर आतंकवाद को टैकल कर सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी को आगे बढ़ावा दे सकते हैं।
उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत आज के टाइम पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब ये क्या क्या हम लोगों ने मिस किया है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। पहला यहाँ पर इंडिया आप देख पाओगे फंस गया था, लगभग यहाँ पर जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर इंडिया फंसा फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद, क्योंकि पुलवामा अटैक आपको मालूम है पाकिस्तान के थ्रू जो एक पुलवामा अटैक किया गया था उसका हम लोग काफ़ी हद तक फंसे भी वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि हम लोगों को पता नहीं था, एक तरीके से हमने एक तरीके से यहाँ पर बोला गया कि भारत ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस इसे यहाँ पर यूज़ नहीं किया, जबकि पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन भारत ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस इसे यहाँ पर यूज़ नहीं किया, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद एक चीज़ और है, हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम लोग फेल हैं उसको अप्रिशिएट करने में। सेकंड एक इशू देखने को मिला था पुलवामा अटैक वाला, पुलवामा अटैक के बाद वाला। तो इंडिया ने डिसाइड किया ना कि हम लोग बहुत सारे नेशंस को सस्पेंड करें, जैसे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ जो हम लोग ट्रेड वगैरह खत्म कर देंगे, ट्रेड वगैरह कम करेंगे। और ट्रेड वगैरह कम करने के लिए, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो हमने ट्रेड को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए भारत ने 200% तक ड्यूटीज़ लगा दी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि पाकिस्तान से कोई सामान भारत में आएगा तो उस पर 200% चार्ज लगेगा। 200% चार्ज लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, भारत में कोई खरीदेगा नहीं, तो यहाँ पर नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, इस वजह से ट्रेड वगैरह यहाँ पर कम किए गए। ठीक है, अब आप देख पाओगे इसके अंदर भी जो नोटिफिकेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कहीं नहीं है, कि आपने नेशनल सिक्योरिटी, अपने कंट्री के सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम किया, आपने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं आपके पास लॉज हैं, लेकिन आप किसी और तरीके से उन लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर उन लॉज का इस्तेमाल नहीं किया। देन उसका थर्ड यहाँ पर बोला गया, इंडिया आज के टाइम पर आप देख पाओगे चाहता है कि हम लोग रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को, जो रोहिंग्या वाले शरणार्थी हैं, उनको वापस से डिपोर्ट करें, जहाँ से आए वहाँ पर डिपोर्ट किया जाए। इंडिया यहाँ पर उसको आर्ग्यू भी करता है कि हम लोग डिपोर्टेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनसे कंसर्न है, हम लोग को एक तरीके से खतरा सा, हम लोग को हमारी सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, इस वजह से हम लोग इनको वापस भेजना चाहते हैं, इंडिया यहाँ पर ये बोलता है। लेकिन इंडिया का यहाँ पर एक वीक आर्गूमेंट ये बन जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है ये कि इंडिया जो है रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, हमने रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो जब रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से किसी भी कंट्री को ये प्रोहिबिट करता है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडिया यहाँ पर रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, हमने रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, तो इंडिया ये बोलता है कि हम लोग किसी भी शरणार्थी को अपने कंट्री में रखेंगे नहीं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि इंडिया आज के टाइम पर नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल से फिर भी बाउंड है, हम लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, कि मतलब कि कोई शरणार्थी आया है कंट्री में तो हम लोग उसको दूसरी जगह पर नहीं भेज सकते जहाँ पर उसको खतरा हो, जैसे यहाँ पर रोहिंग्या आए तो हम लोग उनको वापस से वहाँ पर नहीं भेज सकते जहाँ पर इनको खतरा हो। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे। तो जो नेशनल सिक्योरिटी है बेसिकली यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत ने बोला तो है कि हम लोग अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि इन जो रेफ्यूजी हैं, जो ये रोहिंग्या हैं, इनसे क्या खतरा आखिरकार हो सकता है, हम लोग को आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, ये यहाँ पर बताया। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि जो है यहाँ पर प्रेशर डालने के लिए, कि तालिबान के ऊपर हमने प्रेशर डाला काफ़ी। ठीक है, तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्या यूज़ किया गया? बिल्कुल नहीं। तो इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ पर बोला गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉयर्स हैं वो अंडर स्टाफ्ड हैं, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे इंटरनेशनल लॉयर्स हमारे पास ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम है, अंडर स्टाफ है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। ठीक है, ये बताया गया है। देन उसके बाद और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो सही से सिस्टम है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद जो मतलब कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल लॉ स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ पर सही से जो मतलब कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं बेसिकली, वो एक्सपर्ट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग क्या है, आज के टाइम पर इन इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया चाहता है कि हम लोग ग्लोबल पावर का इस्तेमाल करें, और जो ये लॉ हैं बेसिकली इसको अपने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें। तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, ताकि हम लोग इंटरनेशनल लॉज को बनाएं। ठीक है, इंटरनेशनल्स को बनाएं, लॉज को बनाकर हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करें, ये हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, ये बताया गया यहाँ पर। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है नो कोटा विदाउट क्वांटिफिएबल डेटा। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले हम लोग एक कम्युनिटी के बारे में समझेंगे जिसके बारे में चर्चा हुई है। इसको रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स दे चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आर्टिकल ये यूँ आया था पिछले बार कि मद्रास हाईकोर्ट ने क्या करा, वर्नाकुलर रिजर्वेशन जो एक तरीके से रिजर्वेशन है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, असंवैधानिक बोला। आर्टिकल GS पेपर 2 करके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो रिसेंटली यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि हम लोग एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बोल रहे हैं तमिलनाडु के इस रिजर्वेशन को। तमिलनाडु ने एक रिजर्वेशन लॉ पास किया था
ठीक है। और एक तरीके से जो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया वनाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी है, इसको 10% का रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है। और यहाँ पर पहले तो जो ये कम्युनिटी है बेसिकली इसको बैकवर्ड क्लासेस में डाला, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, और फिर उसके बाद रिजर्वेशन दिया। अब आप कहोगे यहाँ पर और कोई मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, तो बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सभी को 20% का पहले कोटा दिया था। उसमें से वनाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी ने डिमांड करी, नहीं हमें 10% कोटा चाहिए अलग से, रिजर्वेशन चाहिए अलग से। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों को 10% रिजर्वेशन अलग से दे दिया। हालांकि अभी और भी बहुत सारी नंबरों में बहुत सारी कम्युनिटीज़ और भी हैं, उन सबको बाकी जो 9% बचा हुआ है, बाकी जो 9.5% बचा हुआ है इस 20% का, उन सबको एक तरीके से इतना रिजर्वेशन दिया गया। मतलब टोटल 20% दिया हुआ था मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में वनाकुला क्षत्रिय भी आया, तो उस कम्युनिटी को 10% अलग से दे दिया, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अलग से 10% दे दिया है। बाकी सारी जो कम्युनिटी हैं उनको यहाँ पर 9.5% के अंदर आप कह रहे हो कि आप रिजर्वेशन रख लो, जो बाकी सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, ऐसा यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है। क्यों बोला है आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपको इस रिजर्वेशन के बारे में समझना होगा। जो बेसिकली यहाँ पर ये रिजर्वेशन है, एक तरीके से आरक्षण है, इसको प्रोवाइड किया जाता है अंडर द स्टेट विद इन द रिजर्वेशन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, या फिर जो डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ होती हैं, इनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली रिजर्वेशन दिया गया था, जो क्योंकि ये जो वनाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी है ये भी काफ़ी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आ रही हैं, तो इनको रिजर्वेशन दिया गया था। बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिटी है ये वाली, इसके अंदर बहुत सारी और भी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ आती हैं, जैसे कि वनियार, वानिया और ग्राउंडर, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ इसके अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इसी चीज़ को देखते हुए सेकेंड तमिलनाडु बैकवर्ड कमीशन आया 1983 में, और इसने यहाँ पर जो क्षत्रिय कम्युनिटी है ये बताया कि लगभग जो भी तमिलनाडु की पॉपुलेशन है इसके अंदर 13% यहाँ पर जितने लोग हैं स्टेट की पॉपुलेशन वो क्षत्रिय कम्युनिटी की है, वनाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी की है, ऐसा बताया गया। देन उसके बाद आगे जाकर इन्होंने बोला जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसकी वजह से इनको 10% का रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर तमिलनाडु ने बोला। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज़ और हैं, बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज़ और हैं, लेकिन तब क्या हुआ, उन बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज़ को बहुत कम रिजर्वेशन दिया गया, इसको काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया है। तो इसी को लेकर ये चर्चा देखने को मिली। ठीक है, इस बिल को काफ़ी चैलेंज भी किया गया, बोला यह गया कि आपने बिल ये तब पास किया जब आपके इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन आने वक्त आप यहाँ पर इस कम्युनिटी, क्योंकि इस कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा है तो आप इसको अपने फेवर में ले रहे हो ताकि वोटिंग मिले, तो यहाँ पर इलेक्शन की वजह से आप लोग यहाँ पर इसको फेवर कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पर इसको असंवैधानिक भी बोला गया है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार का यहाँ पर आर्गूमेंट क्या है, तमिलनाडु सरकार बोल रही है कि हम लोग जब तक पावर में हैं, हम लोग अपने लास्ट मिनट तक ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर्स है, तो हम लोग अपने लास्ट मिनट तक क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसके बाद तमिलनाडु सरकार यहाँ पर और क्या बोलती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि देखो हमने क्वांटिफाइबल डेटा के ऊपर काम करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट इसको लेकर सबमिट नहीं हुई है। ठीक है, यही मुद्दा है, यही मेन है, क्योंकि यहाँ पर डेटा सही से रखा नहीं गया है, सबसे बड़ी बात तो यह है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु सरकार बोलती है कि हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार से जो इंटरनल रिजर्वेशन है वो दिया है, और इंटरनल रिजर्वेशन देना चाहिए, इंटरनल रिजर्वेशन हमने अब की बार भी दिया है, ऐसा यहाँ पर तमिलनाडु सरकार का कहना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलेगी, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो वनाकुलर क्षत्रिय कमेटी है इसको 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया, मैंने आपको बताया। इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा बाकी सारे लोगों के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही कम्युनिटी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। जैसे कि आप देख पाओगे वनाकुलर क्षत्रिय कम्युनिटी को 10.5% का रिजर्वेशन दिया। बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसमें वनाकुलर क्षत्रिय क्लासेस भी यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसी के साथ और भी बहुत सारी लगभग 25 और बैकवर्ड क्लासेस हैं, लगभग 68 और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं। आप देख पाओगे और ही बहुत सारी लगभग 22 और बैकवर्ड क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, लेकिन क्या क्या यहाँ पर इन सारी क्लासेस को 9.5% के अंदर बोला कि आप रिजर्वेशन रख लो, 9.5% के अंदर इन सबको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन हुआ क्या, जो वनाकुलर क्षत्रिय है इन कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ 10.5%, मतलब इनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया है, बाकी सारे लोगों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। ये मेन फोकस देखने को मिला, इसी की वजह से विवाद चल रहा है। अब देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या होता है, इसको लेकर क्या डिसीजन निकल कर आता है, ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट एडिटोरियल की तरफ। लास्ट एडिटोरियल बात करता है ब्रेकिंग डाउन द हाइप अराउंड मेटावर्स। मेटावर्स आपको मालूम होगा, फेसबुक ने नाम बदलकर मेटावर्स क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ मेटावर्स क्या है। यहाँ पे चर्चा की गई मेटावर्स आने वाले टाइम पर 20-30 साल बाद एक तरीके से
3D में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। मतलब आने वाले टाइम पर इंटरनेट और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। अब आप देख पाओगे हो क्या रहा है, खासकर अगर हम बात करें जो ये मेटावर्स है, अभी यहाँ पर फेसबुक ने बात किया हम लोग नाम बदल कर मेटावर्स कर देंगे, इसी वजह से ये चर्चा में आया है। तो हुआ क्या है, जो मेटावर्स की चर्चा है वो बहुत पहले से हो रही है। एक नॉवल है बेसिकली हमारे पास, उस नॉवल के अंदर इस मेटावर्स का डिस्कशन हुआ है। 1992 की ये नॉवल है स्नो क्रश, ठीक है। स्नो क्रैश ने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया है। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अवतार, जिसका मैंने आज के टाइम पर थंबनेल लगा रखा है। नॉवल बेसिकली ये वाली है, ठीक है। एक आपने मूवी देखी होगी अवतार वाली, ठीक है। वहाँ पर क्या है, वो सब एक विजुअलाइजेशन तो है, एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी तो है, 3D के मामले में सब कुछ दिख रहा है। आज के टाइम पर हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, ठीक है। अब मतलब आज से 50 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट के मामले में हम लोग इतना आगे पहुंच जाएंगे, वीडियो कॉल्स करेंगे लोगों से, ऐसा कांटेक्ट रहेगा हमारा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा एडवांस सोच रहे हैं। एडवांस क्या सोच रहे हैं कि आज से 20-30 साल बाद मेटावर्स आ जाएगा। मेटावर्स मतलब हम लोग लोगों से मिल रहे होंगे, फिजिकली नहीं, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी 3D के मामले में लोगों से मिल रहे होंगे। इस प्रकार से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होगी। जैसे आप लोग गेमिंग वगैरह खेलते हो, यहाँ पर जो वर्चुअलिटी बॉक्स होते हैं, VR बॉक्स होते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे मॉल्स वगैरह में गेम वगैरह खिलवाए जाते हैं ऐसे कि आपकी आंखों पे लगा दिया जाता है और आप बिल्कुल फील कर रहे हो, तो सारी चीज़ बिल्कुल असलियत में चल रही हैं, ठीक है। कार चल रही है या फिर आपको स्टीयरिंग दे दिया जाता है, आप घुमा रहे हो, या फिर क्रिकेट के लिए आपको एक स्टिक पकड़ा दी जाती है हाथ में, ठीक है। एक स्टिक दे दी जाती है और ऐसा लगता है कि आप मैदान में हो, आप बिल्कुल क्रिकेट खेल रहे हो, तो 3D में चले जाते हो बिल्कुल। तो उसी प्रकार से आने वाले टाइम पर ऐसा मेटावर्स देखने को मिल सकता है कि सारी चीज़ें 3D में हो सकती हैं। जैसे कि आज के टाइम पर पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या है, सारे लोग, आप लोग यहाँ पर सामने मुझे देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें होंगी। मतलब आप लोग अपने घर पे हो, घर पे होने के बाद भी यहाँ पर सबको जैसे लगेगा सब लोग साथ में हो, यहाँ पर बैठे हो सामने और सामने बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो 3D में सारा मामला पहुंचने वाला है। इस मेटावर्स के ऊपर फेसबुक काम कर रहा है, ठीक है। फेसबुक के साथ साथ आप कह सकते हो बहुत सारे और भी यहाँ पर कंपनीज देखने को मिलेगी। जैसे बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि फेसबुक अभी से काम कर रहा है, बहुत पहले से, लगभग 2018 से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो एपिक गेम है ना, बेसिकली ये भी काफ़ी हद तक काम कर रहा है इसके ऊपर मेटावर्स को लाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो मेटावर्स क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि हम लोग 3D वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे। अभी हम लोग 2D के अंदर हैं, अभी हम वीडियो कॉल करते हैं। आने वाले टाइम पर 3D के मामले में एक दूसरे को फील भी कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा, अपने घर पर बैठे होंगे, दूर तक यहाँ पर हम लोग फील कर पाएंगे, दूर तक हम लोग यहाँ पर क्या होगा 3D के मामले में आगे जाएंगे, ठीक है। अब जो ये 3D बेसिकली है, क्या बोला गया, जो मेटावर्स है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और इसके बारे में डिस्कशन बहुत पहले हो चुका है। एक नॉवल में हुआ था, मैंने आपको बताया, स्नो क्रैश नॉवल है इसका। इस नॉवल को लिखा गया है नील स्टेफेंसन के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही बहुत सारी चीज़ के बारे में मेंशन कर दी है। तो जो मेटावर्स है ये बेसिकली वेब 3.0 होने वाला है। इंटरनेट के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा और आगे चले जाएंगे और आगे जो मामला होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। आज के टाइम पर जो इंटरनेट है वो भी काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कंट्रोल देखने को मिलता है। बहुत सारी सरकार इंटरनेट को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन आने वाले टाइम का जो मेटावर्स होगा उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है, किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है, उसी प्रकार से मेटावर्स भी आने वाले टाइम पर होने वाला है। तो इसके ऊपर काम ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं आज के टाइम पर, और आज के टाइम पर किया भी जा रहा है। तो आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएंगे मेटावर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है, एकदम से यहाँ पर इसको लेकर आने की कोशिश की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या देखने को मिल सकता है। जो भी चीज़ें बात करी गई वर्चुअल वर्ल्ड, आपको जो भी चीज़ें हैं हकीकत में दिखाई पड़ेंगी, आर्टिफिशियली सारी चीज़ें क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। अवतार मूवी जैसे आपने देखा होगा, तो सारी चीज़ें वो आर्टिफिशियली हो रही होती हैं, ठीक है। एक तरीके से वो वर्चुअल रियलिटी होती है आगे जाकर, ठीक है। जैसे मैंने आपको थंबनेल लगाकर दिखाया ना, तो वो वर्चुअल रियलिटी होती है जहाँ पर वो लोग एक तरीके से पूरा का पूरा सारी चीज़ें कनेक्ट कर रहे होते हैं। क्या वो ऐसा हकीकत में है? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक वर्चुअल रियलिटी होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या है, अभी इसको बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हम लोग, जो एक तरीके से जो पैसा वगैरह खर्चा जाएगा, कैसे खर्चा जाएगा, सारा पैसा वगैरह खर्चा जाएगा बिटकॉइन के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप में यहाँ पर देख पाओगे काफ़ी हद तक आगे चल चुकी है। आज से हम लोगों ने काफ़ी साल पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो यहाँ पर इसको बनाया गया, माइनिंग वगैरह होती है, उसी प्रकार से मेटावर्स निकल कर आएगा, इसके बारे में ध्यान दिया गया है। तो आज के टाइम पर कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है इस मेटावर्स को लाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर आर्टिकल था, आई होप आपको मेटावर्स समझ में आ गया होगा। मेटावर्स क्या है, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए ये आर्टिकल एक तरीके से पढ़ाया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।